हेलो, गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में जॉन मिल्टन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो इंक्लूड कर दिए। तो आपको हर पॉइंट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक या दो क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉन मिल्टन के बारे में। जॉन मिल्टन वाज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 को एट ब्रैड स्ट्रीट चीप साइट इन लंदन। आपको प्लेस का नाम याद रखना है, मे बी कि प्लेस का नाम पूछ लिया जाए। ओके। मिल्टन गॉट हिज अर्ली एजुकेशन। मिल्टन को ने अपनी अर्ली एजुकेशन ली थी किससे? फ्रॉम ए प्राइवेट ट्यूटर। एक प्राइवेट ट्यूटर था थॉमस यंग। नाम याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि किससे अपनी अर्ली एजुकेशन ली थी। जो उनके फादर है जॉन मिल्टन, याद रखना है कि जो जॉन मिल्टन के फादर हैं उनका नाम भी जॉन मिल्टन ही है। ओके। तो जो उनके फादर थे उन्होंने उनको भेजा सेंट पॉल स्कूल। सेंट पॉल स्कूल में भेजा, कहाँ पे? लंदन में। वहाँ पे उन्होंने स्टडी की लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज और इस तरह की क्लासिकल लैंग्वेज की। तो इन लैंग्वेज ने उन पे ना काफ़ी प्रभाव छोड़ा। किस पे? उनकी पोइट्री पे। और उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने लिखी है जो उनका वर्क है वो इटालियन में भी आया है, लैटिन लैंग्वेज में भी आया है। ओके। जॉन मिल्टन ने मैट्रिकुलेट एट क्राइस्ट कॉलेज। जॉन मिल्टन ने के जो मैट्रिक की परीक्षा मतलब एग्ज़ाम था वो क्राइस्ट कॉलेज से हुआ। और उन्होंने कैम्ब्रिज में भी पढ़ाई की है 1625 में, 1625 में। और ग्रेजुएशन किया हुआ है उनका कौन से ईयर में? 1629 में। याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि जॉन मिल्टन ने ग्रेजुएशन कब किया, तो इन 1629। 1626 में उनको क्या किया गया था ना, उनको एक्सपेल कर दिया गया था, मतलब निकाल दिया गया था कॉलेज से एक बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए, मतलब कम समय के लिए। आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, उनका एक आर्ग्यूमेंट हो गया था उनके ट्यूटर से ही। उनके ट्यूटर का नाम था बिशप विलियम चैपल। नाम याद रखना है अगर ये क्वेश्चन आता है। मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट में अपनी एक वीडियो में पढ़ा रखा है कि जिससे उनका वो हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था, उस टीचर का नाम क्या है। तो उनका नाम है विलियम चैपल। ओके। और फिर बाद में इवेंचुअली वो वापस चले गए थे कैम्ब्रिज में ही। तो इस बार उनको एक नया ट्यूटर असाइन किया गया था, उनका नाम था नेथेनियल टोबे। दोनों का नाम याद रखना है, ठीक है? जिनसे आर्ग्यू हुआ था उनका भी, और जो बाद में उनको नए ट्यूटर असाइन किए गए थे उनका भी, नेथेनियल टोबे। ओके। 1632 में क्या हुआ उनके साथ? उन्होंने ऑब्टेन की हिज मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री। मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री कब ली? 1632 में। 1626 में उन्होंने अपना फर्स्ट लैटिन इलेजी लिखा, इलेजिया प्राइमा ऑन चार्ल्स डायडोटी। चार्ल्स डायडोटी पे लिखा उन्होंने। और कैम्ब्रिज में उनके फ्रेंड बने एक एडवर्ड किंग, जिनकी मेमोरी में उन्होंने लिखा था बाद में लिसिडस। आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, बता रखा है कि लिसिडस किसकी मेमोरी में लिखा है, किसकी याद में? एडवर्ड किंग। एक पेस्टोरल इलेजी है ये। जब वो अपने फेलो स्टूडेंट को देखते थे ना कि वो कॉमेडी करने का अटैम्प्ट कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं स्टेज पे कॉलेज के, तो और कमेंट कर रहे हैं, तो वो सोचते थे खुद ही कि वो तो जो उनके फेलो स्टूडेंट थे वो खुद को क्या समझते थे? गैलेंट, मतलब वो बहुत वीर हैं। और ये जो मिल्टन है वो उनको क्या सोचते थे? आई थॉट देम फूल्स। मैं उन्हें क्या समझता हूँ? मूर्ख समझता हूँ। ओके। नेक्स्ट, मिल्टन ड्यू टू हिज हेयर, अपने हेयर की वजह से, विच वाज लॉन्ग, उनके बाल थोड़े लंबे थे और कर्ली थे और कलर बहुत ज़्यादा फेयर था उनका, मिल्टन का। तो इस वजह से ना उनको, और बहुत ही ज़्यादा जनरल डेलिकेसी थी, मैनर्स में कोमलता थी, जिसकी वजह से उनको जाना जाता था द लेडी ऑफ क्राइस्ट। वो लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से फेमस थे। हिज फर्स्ट नोन अटैम्प्ट एट इंग्लिश वर्ड्स, जो उनका पहला जाने जाने वाला अटैम्प्ट है इंग्लिश वर्ड्स में, वो है ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट। याद रखना है आपको। और एट ए वेकेशन एक्सरसाइज लिखा गया था 1628 में। और एक वर्क और था उनका द पैसन, जो लिखा गया था इन 1630। उनकी जो लैटिन पोएम है एट पेट्रम, वो 1634 में आई थी। वो अटैम्प्ट है क्या करने का? टू परसुएड हिज फादर, मतलब अपने पिता को राज़ी करने के लिए। कैम्ब्रिज में जब वो थे
उन्होंने काफ़ी शॉर्ट सी इंग्लिश पोएम लिखी है, और उसमें जो है ओड ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी है, जो उन्होंने क्रिसमस डे पे शुरू की थी, और एक एपिटाफ लिखा था शेक्सपियर पे, विलियम शेक्सपियर पे, जो लिखा गया था 1630 में, और प्रिंट हुआ था सेकेंड फॉल्यूम में 1632 में। लास्ट ईयर ये वाला ही क्वेश्चन आया था कि मिल्टन ने शेक्सपियर का पे जो लिखा था वो कौन से ईयर में लिखा गया था, तो उसका आंसर था 1630। ओके, जो पीरियड है, जो समय है 1632 से लेके 1637 के बीच में, जो उन्होंने स्पेंड किया था हॉर्टन में, अपने फादर के कंट्री होम में, और वहाँ पे उन्होंने लगभग 6 ईयर दिए, मतलब अपनी सोलिटरी रीडिंग, मतलब पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए। तो इस समय को, जो 1632 से लेके 1637 तक का समय था, उसको हॉर्टन पीरियड कहा गया। ओके, हॉर्टन में क्या हुआ, मिल्टन ने लैंग्वेज सीखी, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, ये सारी लैंग्वेज सीखी। उन्हें काफ़ी सारी लैंग्वेज का ज्ञान था मिल्टन को। और इसी पीरियड में उन्होंने 2 मास्क लिखे इसी दौरान। कौन कौन से, आर्केड्स और कॉमस। आर्केड आया था, ये याद रखना है हमें, आर्केड आया था 1632 में, और कॉमस आया था 1634 में। ओके, 1638 में क्या हुआ, मिल्टन एक टूर पे गए फ्रांस, इटली, और वहाँ पे रहे लगभग जुलाई 1639 तक वहीं पे रहे। और जो बर्थ था मिल्टन का डिफेंसियो सिकंडा, वो नरेट्स करता है उनकी जो ट्रैवलिंग थी ना यूरोपियन कंट्रीज की, उसी का नरेशन है उसमें। और फ्रांस में वहाँ वो मिले किससे, ह्यूगो ग्रोटिस, नाम याद रखना है आपको, एक वो भी पोएट थे और प्ले राइट थे, उनसे वो फ्रांस में मिले। और इटली में वो मिले किससे, एस्ट्रोनॉमर से, गैलीलियो। ये तो आपने सुना ही होगा कि वो गैलीलियो से मिले थे, गैलीलियो से, बेनेडिक्टी से और एंटोनियो से। फिर वो वापस आ गए इंग्लैंड जुलाई 1639 में, किसकी वजह से, इंग्लिश सिविल वॉर की वजह से। इंग्लैंड में ना एक वो चल रहा था ऑलरेडी, बिशप बार चल रहा था, एक उसने ना एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया राजा के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में। इससे क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में मिल्टन ने क्या किया, पोइट्री को तो एक तरफ रख दिया और उन्होंने लिखना शुरू कर दिए प्रोज ट्रैक्ट। किसके अगेंस्ट, चर्च अथॉरिटी के अगेंस्ट। किसकी सेवा में, प्यूरिटन की सेवा में और पार्लियामेंट्री की, मतलब पार्लियामेंट की सेवा में। आपको अच्छे से पता होगा कि मिल्टन को प्यूरिटन बोला जाता है, मतलब वो एक प्यूरिटन थे। इस प्रोज ट्रैक्ट में उन्होंने क्या किया, अटैक किया हाई चर्च पोइट्री जो इंग्लैंड की थी, जो हाई चर्च पार्टी थी ना उसको इंग्लैंड की, उस पर अटैक किया। और उसके जो लीडर थे विलियम लैंड, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, उन पर अटैक किया। किसमें, अपने प्रोज ट्रैक्ट में, मतलब इस तरह का वर्क लिखा उनको अटैक करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए। फिर उन्होंने क्या लिखा, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट इन 1642। अच्छा, 1642 में उनका एक छोटा सा ट्रैक्ट और आया था ऑफ एजुकेशन, जिसमें उन्होंने बात की थी कि नेशनल यूनिवर्सिटी में क्या हो, सुधार हो। अच्छा, इससे पहले 1643 में मिल्टन ने शादी की किससे, मैरी पॉवल से। आपको बता दूं कि मिल्टन ने 3 शादियाँ की थी। तो अब आपको जो सबसे पहले की थी वो मैरी पॉवल से की थी 1643 में। 1 मंथ के बाद क्या हुआ, वो उनको छोड़ के चली गई मिल्टन को। इस वजह से मिल्टन थोड़े क्या हुए, वो हुए, मतलब प्रॉम्प्ट हुए, मतलब इस बात से उनको वो मिला कि वो पब्लिश करे एक सीरीज किस पे, एक पैम्पलेट करे किस पे, डिवोर्स पे। उस समय क्या था ना, मिल्टन के टाइम पे डिवोर्स लेना आसान नहीं था, और मिल्टन क्या चाहते थे, मतलब मिल्टन को ये बात सही नहीं लगी, तो उन्होंने डिवोर्स पे ट्रैक्ट लिखे सो दैट डिवोर्स लेना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। ओके, फिर उन्होंने ये लिखा द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, याद रखना है आपको, 1643 में आया था। इसमें ना उन्होंने इस टॉपिक पे आर्ग्यू किया, किस पे, डिवोर्स वाले पे। ये जो प्रोज ट्रैक्ट थे डिवोर्स पे, वो बैन कर दिए गए, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अब जब गवर्नमेंट के द्वारा इनको बैन कर दिया गया, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के इस डिसीजन को उन्होंने एक और लिखा, एक वर्क एरोपजिटिका, आपको पता होगा अच्छे से, 1644 में आया था, जिसमें उन्होंने अटैक किया किस पे, सेंसरशिप पे। सेंसरशिप आपको पता है, जैसे आज के टाइम में भी क्या होता है, मूवी को सेंसर किया जाता है। अगर मूवी में कुछ ऑफ सीन है
कुछ इस तरह के सीन है तो उनको सेंसर कर दिया जाता है, मतलब वो कट कर दिया जाता है। पहले भी ऐसे ही होता था, लेकिन मिल्टन ने क्या किया, उन्होंने एरोपोजेटिका लिखी, 1644 में आई थी। उन्होंने अटैक किया कि ये क्या बात हुई, मतलब उन्होंने तो डिवोर्स पे ट्रैक्ट लिखे और वो बैन कर दिए गवर्नमेंट ने। तो ऐसे तो हमें आज़ादी नहीं मिल रही लिखने की, हमें वो चाहिए ना, कुछ कहना है, हमें कुछ बोलना है तो उसकी आज़ादी चाहिए, उसकी फ्रीडम चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या लिखा, ही रोट द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, 1649 में आया था उन्होंने, जिसमें डिफेंड किया था कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट को और रेजिसाइड मतलब उस समय पे क्या हुआ था, चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया गया था, मतलब फांसी लगा दी गई थी। तो जिससे जो है लोग जो है राजा की मृत्यु, चूँकि राजा को फांसी लगा दी गई थी तो काफ़ी बड़ी बात है ये, तो जिससे जनता ना वो ना हो जाए, हावी ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने क्या लिखा, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, 1649 में आया था। फिर 1649 में क्या हुआ, उनको अपॉइंट कर लिया गया सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग के लिए, काफ़ी सारी लैंग्वेज जानते थे ना वो। फिर 1649 में क्या हुआ, मिल्टन ने लिखा आइकोनोक्लास्ट, ये भी उसी समय पर लिखा गया, उसी दौरान 1649 में ही। और फिर 1651 में क्या आया उनका, डिफेंसियो प्रो एंग्लिकनो। ओके, 1651 में क्या हुआ, मिल्टन मूव हो गए, चले गए कहाँ पे, वेस्टमिंस्टर में। 1652 में सॉरी 1652 जो था उनका, उस पर बहुत सारे पर्सनल लॉस हुए मिल्टन के। क्या हुआ, फरवरी में 1652 में मिल्टन ने लॉस्ट, मतलब खो गई उनकी आईसाइट मतलब वो अंधे हो गए काफ़ी पढ़ते थे वो, और मतलब फिर बाद में वो अंधे हो गए। और इससे क्या हुआ, उन्होंने इससे प्रभावित होकर एक वो लिखा सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और 1652 में उनका एक लॉस और हुआ था, उनकी वाइफ की और डेथ हो गई थी। ठीक है, दोनों याद रखना है, उनका पर्सनल लॉस हो गया था ये। फिर द डिफेंसिव आया, जो उनका लास्ट वर्क था, जो मिल्टन ने देखा था, मतलब डिफेंसिव ऐसा वर्क था जो लास्ट था, जब तक वो अंधे नहीं हुए थे। इस वर्क के बाद वो क्या हो चुके थे, अंधे हो गए थे। मिल्टन की जो फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवर डाइड इन द 1653 में उसकी डेथ हो गई थी उनकी। फिर 1654 में मिल्टन ने पब्लिश किया डिफेंसियो सेकुंडा। ओके, एंड्रू मार्वेल जो मेटाफिजिकल पोएट थे वो उनके असिस्टेंट बन गए, मतलब जब वो अंधे हो गए तो उसके बाद मिल्टन की हेल्प एंड्रू मार्वेल ने की। 1655 में क्या हुआ, उन्होंने लिखा डिफेंसियो प्रो से, मतलब खुद के डिफेंस में। 1657 में मिल्टन ने मैरिड, मतलब शादी की कैथरीन वुडकॉक से, बट सी डाइड इन 1658, लेकिन वो मर गई बहुत जल्दी, लगभग 15 ही महीने हुए थे शादी को, उनकी डेथ हो गई। सेकेंड वाइफ की उनकी याद में, कैथरीन वुडकॉक की याद में मिल्टन ने लिखा एक सोनेट, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट, ये लिखा उन्होंने। अब 1659 में क्या हुआ, मिल्टन ने पब्लिश एक ट्रीटीज पब्लिश की ऑफ सिविल पावर पे एंड रेटिंग एंड इजी वे टू इस्टेब्लिश फ्री कॉमनवेल्थ। ये उन्होंने इतनी बड़ी, मतलब ये लिखी 1659 में पब्लिश की। जून में 1659 में क्या हुआ, जो उनके दोनों वर्क थे ना, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो और आइकोनोक्लास्ट, वो पब्लिकली क्या हो गए, जला दिए गए 1659 में। फिर 1660 में क्या हुआ, मिल्टन को अरेस्ट कर लिया गया और वो कहाँ फेंक दिए गए, जेल में। दो ही वाज रिलीज्ड, जब भी वो रिलीज हो गए थे पार्लियामेंट के ऑर्डर पे बिफोर क्रिसमस से पहले 1660 में, मतलब बहुत कम समय के लिए गए और फिर वो वापस आ गए थे, मतलब रिलीज हो गए थे। 1663 में क्या हुआ, 1663 में मिल्टन ने फिर से शादी की, तीसरी शादी एलिजाबेथ मिंसल से। लेकिन जो उनकी शादी थी ये अपोज्ड थी, इस मतलब ये जो उनकी डॉटर थी, पहली शादियों से जो उनकी बेटियां थी वो उसे क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी, मतलब वो मना कर रही थी तीसरी शादी के लिए, वो उसके फेवर में नहीं थी। लेकिन फिर भी मिल्टन ने तीसरी शादी कर ली थी।
फिर 67 में क्या हुआ, पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया। आपको अच्छे से पता होगा, इसका तो मैंने पता नहीं कितनी बार बता दिया। पैराडाइज लॉस्ट आया 1667 में 10 बुक्स में, क्वार्टर एडिशन में। फिर उन्होंने, अच्छा अगर ये पूछा जाए कि मिल्टन ने ये लिखना कब शुरू किया था, तो मिल्टन ने ये 1658 में शुरू किया था लिखना, और इसको लगभग 1665 यानी कि 1665 तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, और फिर इसको पब्लिश किया 1667 में। कितने बुक के साथ, 10 बुक के साथ। ठीक है, और ये तो पहला बार पब्लिश हुआ था। फिर जब दोबारा पब्लिश हुआ सेकेंड टाइम, तो वो हुआ 1674 में। किसके साथ, 12 बुक्स के साथ। ओके, इस एडिशन में उन्होंने ऐड कर दिया था एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया था सेकंड वाले में, वाई द पोएम राइम्स नोट। इस तरह का उन्होंने एक एडिशन ऐड किया था, ये भी याद रखना है, मे बी ये आ जाए अगर डीप पूछा जाए क्वेश्चन तो। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब मिल्टन अंधे हो गए थे तो एंड्रयू मार्वेल उनके असिस्टेंट बन गए थे, मतलब उनकी हेल्प करते थे राइटिंग में। तो उन्होंने उसमें ऐड कर दिया था कुछ वर्क, मतलब कुछ वर्ड्स ऐड किए थे उन्होंने उसमें, उस एडिशन में। याद रखना है आपको ये, एंड्रयू मार्वेल में। ओके, और पैराडाइज लॉस्ट उनका लास्ट फेज में लिखा गया है, ये भी याद रखना है। अगर ये पूछा जाए कि कौन से फेज में लिखा गया है, लास्ट फेज में लिखा गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है, ये भी याद रखना है। ओके, 1670 में क्या हुआ, उन्होंने लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन लिखी। इट इज़ इनकम्प्लीट थी और एंड्स विद नॉर्मन कॉन्क्विस्ट, इस पे जाके एंड हो गई थी। याद रखना है लेकिन आपको, अगर ये पूछा जाए, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसने लिखी है, जॉन मिल्टन ने लिखी है, और 1670 में लिखी है। ओके, 1671 में उन्होंने लिखा पैराडाइज रिगेन और सैमसन एगोनिस्ट। दोनों वर्क काफ़ी पॉपुलर है, ये याद रखने हैं, पैराडाइज रिगेन और सैमसन एगोनिस्ट। उन्होंने पब्लिश किया आर्टिस्ट लॉजिका 1672 में, ये भी याद रखना है, द आर्ट ऑफ लॉजिक। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिस्ट लॉजिका किससे इंस्पायर्ड है, तो ये भी याद रखना है, ये इंस्पायर्ड था पैट्रस रैमस से। मिल्टन जो है पीसफुली मर गए थे रीनल फेलियर से 1674 में एट बन हिल इन लंदन। अगर ये पूछा जाए, ये ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है कि जो ये बन हिल है ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, तो ये मिल्टन से संबंधित है। आपको ये याद रखना है, प्लेस बन हिल। ओके, उनको दफना दिया गया था चर्च में, उसका भी याद रखना है कि मिल्टन कहाँ पे दफना दिए गए थे। अगर ये क्वेश्चन आता है, याद रखना है, सेंट गर्ल्स में, क्रिपल गेट, बिसाइड हिज फादर, उसके उनके पिता के पास में ही दफना दिया गया था उनको। अच्छा, जो लेडी ऑफ द क्राइस्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो मिल्टन का क्या है, निकनेम है। वो कहे जाते थे लेडी ऑफ द क्राइस्ट, क्यों कहे जाते थे, बाल लंबे थे, बहुत ज़्यादा वो फेयर कलर था उनका, और बाल कर्ली थे, तो इसलिए उनको, और बहुत ज़्यादा मैनर्स में डेलिकेसी थी, इसलिए उनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा जाता था। ओके, एंड्रयू मार्वेल ने उनकी हेल्प की मिल्टन की राइटिंग में, जब वो क्या हो गए, अंधे हो गए। ये मैं बता चुकी हूँ। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि मिल्टन के अंधे होने के बाद उनकी हेल्प किसने की, तो ये याद रखना है आपको, एंड्रयू मार्वेल ने की। ओके, मिल्टन ने फिर एक सोनेट लिखा शेक्सपियर पे, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑन शेक्सपियर के नाम से 1630 में, और फिर इसको इंक्लूड कर दिया गया सेकेंड फोलियो में। ड्राइडन ने लिखा पैराडाइज लॉस्ट का राइम वर्जन, ये ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है बुक में कि पैराडाइज लॉस्ट का राइम वर्जन किसने लिखा है, वो ड्राइडन ने लिखा है। अच्छा, मिल्टन ने एक और वर्क आया था उनका, ऑफ ट्रू रिलीजन, ये आया था 1674 में, नाम याद रखना है आपको वर्क का। टी.एस. इलियट क्या कहते हैं मिल्टन के बारे में कि मिल्टन जो है एट हिज बेस्ट इन इमेजरी, वो बहुत अच्छे हैं इमेजरी में, सजेशन ऑफ वेस्ट साइज, लिमिटलेस स्पेस, सजेशन में ऑफ वास्ट साइज मतलब बड़े साइज के, लिमिटलेस स्पेस में, एप्सिमल डेप्थ में मतलब बहुत ही पुअर क्वालिटी की डेप्थ, एप्सिमल बोलते हैं ना, वेरी पुअर क्वालिटी, एंड लाइट एंड डार्कनेस, लाइट में और डार्कनेस में। टी.एस. इलियट ना, मैंने मिल्टन के बारे में काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए हैं, वो उनके सीवियर क्रिटिक थे। आपको सारे बताऊंगी कि किस इलियट ने मिल्टन के बारे में क्या क्या बोला है। इलियट ने एक और लिखा है नोट, ए नोट ऑन द वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन, 1936 में आया था, जहाँ पे उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है इसमें,
कि इट मस्ट बी एडमिटेड दैट, ये हमें एडमिट कर लेना चाहिए कि मिल्टन इज़ ए वेरी ग्रेट पोएट इंडीड, कि वास्तव में मिल्टन क्या है, बहुत ही महान कवि है। इट इज़ समथिंग ऑफ ए पजल, लेकिन ये अभी भी पजल बनी हुई है, टू डिसाइड करना व्हाट इज़ ग्रेटनेस कंसिस्ट, कि उनकी महानता बनी किस चीज़ से है, ये भी अभी तक क्या बनी हुई है, एक पजल बनी हुई है, एक पहेली बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट, इवन इन हिज मैच्योर वर्क, उनके मैच्योर वर्क में भी ना मिल्टन डज नॉट इन्फ्यूज़ न्यू लाइफ, मिल्टन क्या नहीं करते, संचार नहीं कर पाते किसी नए लाइफ का इनटू द वर्ल्ड एज शेक्सपियर डज, जैसे शेक्सपियर ने किया है ना, मतलब इस तरह से उनको क्रिटिसाइज किया मिल्टन को टी.एस. इलियट ने, कि जैसे शेक्सपियर करते हैं ना ऐसे वो नहीं कर पाए। मिल्टन राइट्स इंग्लिश लाइक ए डेड लैंग्वेज, मिल्टन ने इंग्लिश को किस तरह लिखा है, एक डेड लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट काफ़ी पॉपुलर है, टी.एस. इलियट ने ही दिया है। अगर ये स्टेटमेंट आता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि मिल्टन ने इंग्लिश को डेड लैंग्वेज की तरह लिखा है, तो वो टी.एस. इलियट ने बोला है मिल्टन के लिए। ओके, फ्रेडरिक वी ऑर्थ, उन्होंने क्या बोला मिल्टन को, द ग्रेटेस्ट जीनियस ऑफ द ब्रॉक इन इंग्लैंड, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट जीनियस है इंग्लैंड में, ब्रॉक मतलब अंश, इंग्लैंड में जो अंश है वो ग्रेटेस्ट जीनियस का वो मिल्टन ही है, वो मिल्टन के लिए बोला है उन्होंने। सच इज़ द पावर ऑफ हिज पोइट्री, उनकी पोइट्री में कितनी पावर है, दैट हिज कॉल इज़ ओवेड विदाउट रेसिस्टेंस, मतलब उनकी बात को माना जा सकता है किसके बिना रेसिस्टेंस के, बिना प्रतिरोध किए, बिना प्रोटेस्ट किए। डॉक्टर जॉनसन ने बोला है, कहाँ पे बोला है, इन लाइक्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, उसमें बोला है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि एनी मॉडर्न पोएट, कि कोई भी मॉडर्न पोएट, अनलेस इट्स ए फिट ऑफ इरेस्पॉन्सिबल पीवियसनेस, जब तक कि वो फिट ना हो, किसमें, इरेस्पॉन्सिबल तो आपको पता ही है, गैर जिम्मेदार, मतलब पीवियसनेस, चिड़चिड़ा नहीं कर सकता उनसे कोई भी मॉडर्न पोएट, हैज़ एवर डिनाइड, कभी भी उसने मतलब डिनाई नहीं किया है मिल्टन की किसको, कंज्यूमेट पावर्स को, कंज्यूमेट मतलब जो कभी समाप्त ना हो, ऐसी पावर को। कोई भी मॉडर्न पोएट जब तक उनसे चिड़ा हुआ ना हो ना, तब तक मिल्टन के मतलब पावर को उसने डिनाई नहीं किया होगा, उसने माना होगा कि मिल्टन ने बाकी ही पावरफुल वर्क लिखा है, ये सिलेक्ट का मानना था ऐसा। राले ने क्या बोला उनके बारे में, ऑफ ऑल द इंग्लिश स्टाइल, सारे इंग्लिश स्टाइल में मिल्टन इज बेस्ट इन टाइटल टू द नेम ऑफ क्लासिक, मिल्टन जो है सबसे बेस्ट मानेंगे, उनको टाइटल दिया जाए किसका, क्लासिक का। मैकॉले ने क्या लिखा है, दैट द मेरिट ऑफ हिज पोएट्री ले लेस इन इट्स ऑब्वियस मीनिंग देन इट्स ऑकल्ट, मतलब जो उनकी पोएट्री की जो मेरिट है, मतलब गुण है, वो कम है, मतलब कम पड़ते हैं उसके ऑब्वियस मीनिंग में, देन इट्स ऑकल्ट, मतलब जो उन्होंने रहस्य में चीज़ें दिखाई है ना, मिथ, सुपर नेचुरल पावर, आपने देखा होगा मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, उसमें सुपर नेचुरल पावर है, मिथ है, कॉमर्स लिखा है, इस तरह का उनका वर्क है। तो मैकॉले ने इनके बारे में ये बोला है। टेनिसन ने क्या बोला मिल्टन को, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये गॉड गिफ्टेड वॉइस है इंग्लैंड की जो मिली है। जैसे कुछ गिफ्ट होते हैं ना हमारे पास, गॉड गिफ्टेड, कुछ लोगों के पास होते हैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट, इस तरह से मिल्टन के लिए बोला है। और माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ये भी बोला है। टी क्योंची ने क्या बोला है, द मूवमेंट ऑफ मिल्टन्स वर्ड्स स्लो प्लानिटरी व्हीलिंग, मतलब स्लो धीरे, प्लानिट बनाया, प्लानिट मतलब जो ग्रह की व्हील, मतलब जो ग्रह घूमते हैं ना, टी क्योंची ने उनको बोला है जो मूवमेंट के जो मूवमेंट है ना मिल्टन के वर्ड्स का, वो जो ग्रह चलते हैं ना धीरे धीरे, उनसे कंपेयर करके बोला है डी क्विंची ने। ओके, हडसन ने क्या बोला है, मिल्टन वाज देयर फॉर मेकिंग एन एक्सपेरिमेंट, मिल्टन जो है क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। व्हेन ही टुक एज द मेजर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, जब हडसन ने मेजर किया ना पैराडाइज लॉस्ट का, उसको मतलब नापा, उसको पढ़ा, इंग्लिश हीरोइक वर्ड्स विदाउट राइम, कि उन्होंने उसमें क्या लिखा है, मतलब उन्होंने वर्ड्स लिखा है उसमें कोई राइम ही नहीं है ना, किसमें, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। तो उन्होंने, हडसन ने क्या बोला उनके बारे में कि मिल्टन ने क्या कर रहे हैं ना, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट तो आपको पता ही है। ओके, मैकमिलन ने क्या बोला है, मिल्टन की पोइट्री जो है इज़ अ मिरर, एक मिरर है जिसमें
राइटर का करेक्टर जो है क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है, क्लियरली दिखाई देता है। आई वॉज बोर्न इन लंदन, ये लाइन मिल्टन ने खुद बोली है कि मेरा जन्म लंदन में हुआ था, ऑफ एन ऑनेस्ट फैमिली, एक ऑनेस्ट फैमिली में। आई हार्डली एवर लेफ्ट माई स्टडी, मैंने हार्डली ही, मुश्किल से ही कभी अपनी स्टडी छोड़ी होगी, या फिर बैंड टू बेड, बेड पे गया होऊंगा बिफोर मिडनाइट, मतलब आधी रात से पहले, यानी कि 12 बजे से पहले तो मिल्टन कभी सोते ही नहीं थे। 12 बजे तक वो क्या करते थे, अपनी पढ़ाई करते थे। तो हमें क्या करना है, बी लाइक मिल्टन। अंधे भी हो गए थे वो। मिल्टन ने, अच्छा अगर ये आता है कि मिल्टन ने ये बात लाइन कहाँ पे बोली है, तो ये लाइन बोली है उन्होंने सेकंड डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, इस बात इसमें बोली है। द प्यूरिटन एज कब से कब तक थी, 1625 से लेके 1660 तक। उसको क्या बोला गया, द एज ऑफ मिल्टन, मिल्टन की एज बोला गया। मिल्टन की एज में 3 काइंड्स के पोएट थे। 50 पैसे का क्वेश्चन ही है, अगर याद है कि उस समय किस तरह की किस तरह की पोइट्री थी, तो 3 तरह की थी, मेटाफिजिकल, कैवेलियर और प्यूरिटन। ओके, मिल्टन हाईली इन्फ्लुएंस थे, किससे इन्फ्लुएंस थे, आइडियाज़ ऑफ रेनेसा के आइडियाज़ से, इसलिए उनको क्या कहा गया, बच्चा, चाइल्ड कहा गया, बोथ रेनेसा का भी और रिफॉर्मेशन का भी, दोनों का बच्चा कहा गया उनको। हेनरी वोगम, बच्चा मतलब चाइल्ड कहा गया। हेनरी वोगम एंड एंड्री मॉर्वेल, वो क्या थे, मेटाफिजिकल पोएट थे और मिल्टन के कंटेम्प्रेरी थे। ओके, नेक्स्ट हमें कंटेम्प्रेरी भी पता होने चाहिए ना, किस टाइम पे कौन कौन था। मिल्टन वाज आल्सो नोन एज फायर्स एंटी रॉयलिस्ट, उनको क्या बोला गया, एंटी रॉयलिस्ट बोला गया। जब मिल्टन के फादर जो थे उन्हें भेजा गया कहाँ पे, सेंट पॉल के स्कूल में, तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट टीचिंग से, जहाँ पे जो उनको मिले ना, मिले 2 लोग ग्रेट ह्यूमनिस्ट मिले, याद रखना है, कॉलेट और इरेस्मस, कभी बाई चांस नाम आ जाए उनका, कॉलेट एंड इरेस्मस। ओके, जॉन ड्राइडन ने इनको क्या बोला है, द पोएट ऑफ सबलाइन, मिल्टन को बोला है इन 1677, 1677 में। ड्राइडन ने क्या बोला है कि दिस मैन कट्स अस ऑल एंड द एनिसेंट टू, मतलब इस व्यक्ति ने सबको कट ऑफ कर दिया, इतना अच्छा लिखा है, सबको कट आउट कर दिया, और जो पहले एनिसेंट मतलब जो इससे पहले थे, प्राचीन थे, उनको भी। ड्राइडन ने मिल्टन के बारे में ये बोला है, उनके एफर्ट्स को। ओके, विलियम ब्लेक कंसिडर मिल्टन, विलियम ब्लेक ने मिल्टन को कंसिडर किया है द मेजर इंग्लिश पोएट, उन्होंने बोला है स्पेंसर को, ही प्लेस्ड स्पेंसर एज मिल्टन्स प्रिकर्सर, मतलब मिल्टन क्या है, स्पेंसर के प्रिकर्सर है, मतलब अग्रगामी है। ओके, मतलब स्पेंसर के बाद कौन है, मिल्टन है, जो मतलब जिस तरह का उन्होंने वर्क लिखा है। ब्लैक ने खुद को क्या बोला, वर्टिकल सन ऑफ मिल्टन, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी क्वेश्चन फॉरवर्ड में पढ़ा चुकी हूँ कि मिल्टन ने, ब्लैक ने खुद को क्या बोला है, वो क्या है, पोलिटिकल सन ऑफ मिल्टन। अपनी जो पोम है मिल्टन उन्होंने लिखी है, विलियम ब्लैक ने, उसमें मिल्टन को यूज़ किया है उन्होंने एज ए करेक्टर। अच्छा, जो पैराडाइज लोस्ट की लॉन्गेस्ट बुक है, ये भी आ जाता है, तो वो कौन सी है, बुक 9, और जो शॉर्टेस्ट है, जो सबसे छोटी है, वो है बुक 7, याद रखनी है आपको। विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोनेट लिखा था अपना, एक लंदन 1802, जो इस लाइन से शुरू किया था, मिल्टन दो शुड बी लिविंग एट दिस, मिल्टन तुम्हें इस समय पे जिंदा होना चाहिए था। वर्ड्सवर्थ ने मॉडल किया किसको, प्रेलूड को, हिज ओन ब्लैंक वर्ड्स एपिक ऑन पैराडाइज लॉस्ट, मतलब पैराडाइज लॉस्ट से प्रभावित होकर उन्होंने अपना खुद ब्लैंक वर्ड्स लिखा, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा किसको, प्रेलूड को। जॉन कीट्स ने क्या पाया, फाउंड द योग यानी कि पावर ऑफ मिल्टन्स स्टाइल, मिल्टन के स्टाइल की अनकॉन्जीनियल मतलब अनसुटेबल, क्या पाई उन्होंने, अनसुटेबल पाई। कीट्स ने क्लेम किया कि पैराडाइज लॉस्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल है और ग्रांड क्यूरियोसिटी है, लेकिन कीट्स ये भी मतलब कीट्स ये कहते हैं कि मिल्टोनिक वर्ड्स कांट बी रिटन इन एन आर्टफुल और रैदर आर्टिस्ट ह्यूमर, लेकिन मिल्टोनिक वर्ड्स नहीं लिखे जा सकते आर्टफुल और रैदर आर्टिस्ट ह्यूमर। आपको बता दूं कि कीट्स ने ना हाइपीरियन लिखने की कोशिश की थी, जिस तरह से मतलब मिल्टन ने वो लिखा था ना पैराडाइज लॉस्ट, मतलब एपिक लिखा था,
तो कीट्स ने भी कोशिश की हाइपीरियन लिखने की, इस तरह का कुछ, लेकिन कीट्स जो है अपने एफर्ट से खुश नहीं हुए, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि हाइपीरियन उनका अनफिनिश्ड वर्क है, उन्होंने लिखना छोड़ दिया। उन्होंने देखा इट वाज टू मच मिल्टोनिक, मतलब मिल्टन को देख के लिखते लिखते मिल्टन से इंस्पायर होके कॉपी करते करते उनका इतना ज़्यादा कॉपी हो गया था वो हाइपीरियन कि उन्हें लगा इट वाज टू मच मिल्टोनिक। ओके, थॉमस हार्डी इंस्पायर्ड थे किससे? मिल्टन की पोइट्री से, याद रखना है आपको। टी.एस. इलियट ने क्रिटिसाइज किया मिल्टन को, किससे? फॉर द सेपरेशन ऑफ रीजन एंड इमोशन इन पोइट्री। टी.एस. इलियट ने क्रिटिसाइज किया मिल्टन को, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मिल्टन के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है टी.एस. इलियट ने। तो उन्होंने किससे क्रिटिसाइज किया? फॉर द सेपरेशन ऑफ रीजन एंड इमोशन, कि वो रीजन से मतलब तार्किक से और इमोशन से अलग हो गए थे पोइट्री में। कीट्स का जो इंडिमैन था वो दिखाता है किसका इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्टन का प्रभाव दिखाता है वो। पी.बी. शैली इन हिज प्रीफेस टू द जो उनका प्रीफेस था रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, उसमें उन्होंने लिखा कि मिल्टन स्टैंड्स अलोन इन द एज विच ही इल्यूमाइन, मतलब जी इल्यूमाइन मतलब ब्राइटन कर दी, जो ब्राइट की है ना उसमें मिल्टन अकेले खड़े होते हैं, इस तरह से उनको अप्रिसिएट किया। जो मिल्टोनिक की राइमिंग स्कीम है, याद रखना है आपको, ABBA CDE CDE। ये पेट्रार्कन उसमें लिखा है ना सोनेट में, तो उसको पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट भी कहते हैं, आपको याद रखना है पेट्रार्कन। मैंने इसको ऐसे याद किया था, अब्बा CDE CDE। विलियम ब्लैक ने मिल्टन के लिए क्या कहा? मिल्टन वाज ए ट्रू पोएट, मिल्टन एक सच्चे कवि हैं, एंड ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। जो कि आपको पता होगा, जो मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट है उसमें जो सैटर्न का करैक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया है, उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइनें बोली हैं, तो इस वजह से आपको पता होगा, मैंने बताया भी था पहले कि ड्राइडन ने उसको क्या माना है, उसमें हीरो ही मान लिया, किसको? सैटर्न को। तो इस तरह से विलियम ब्लेक ने भी उनके बारे में एक लाइन बोली है कि मिल्टन क्या थे? डेविल की तरफ थे, और उन्हें इस बात का पता भी नहीं था कि वो डेविल की साइड है। ड्राइडन ने डिस्क्राइब किया पैराडाइज लोस्ट को एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोस्ट नॉबल एंड सबलाइम पोएम विच आइदर दिस एज और नेशन हैज़ प्रोड्यूस, जो इस एज ने या इस मतलब हमारे देश पूरे नेशन ने प्रोड्यूस किया है, वो इतना ग्रेटेस्ट वर्क है, इतना नोटेबल है पैराडाइज लोस्ट। विलियम हार्ले ने 1796 में बायोग्राफी लिखी, उसमें उन्होंने बोला उनको बायोग्राफी में द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर, किसको बोला? मिल्टन को बोला। ओके, अंडर मिस्टर मिल्टन्स पिक्चर आई थी 1688 में, वो लिखी गई थी किसके द्वारा? जॉन ड्राइडन। ओके, अगर इस तरह का वर्क आता है अंडर मिस्टर मिल्टन्स पिक्चर, आ सकता है 1688 ईयर भी याद रखेंगे, तो किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन ड्राइडन के द्वारा। वाइफ टू मिस्टर मिल्टन इज़ ए फिक्शनल अकाउंट, एक फिक्शनल अकाउंट था मिल्टन की मैरिज पे, जो लिखा गया था बाय रॉबर्ट ग्रेव्स के द्वारा। 1674 में मिल्टन की डेथ हो गई थी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किडनी फेलियर से। मिल्टन ने कलेक्ट किया अपना वर्क 1645 में पोएम्स के कलेक्शन में, फिर वो पब्लिश किया गया किसके द्वारा? हम्फ्रे मोस्ले, याद रखना है। 1641 में एक ट्रिटीज आई रिफॉर्मेशन की, मिल्टन ने जिसमें एक्सप्रेस किया अपनी डिसलाइक को कि वो पसंद नहीं करते किसको? कैथोलिसिज्म को और इपिस्कोपेसी। मैंने आपको बताया इपिस्कोपेसी क्या होती है? एक गवर्नमेंट होती है चर्च की बाई बिशप, ऑलरेडी आया है ये। अच्छा, हेराल्ड ब्लोम ने अपनी जो वर्क था एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, उसमें लिखा है कि मिल्टन इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम इन एनी थ्योरी, मिल्टन जो है सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी थ्योरी में। एंड हिस्ट्री ऑफ पोएटिक इन्फ्लुएंस, मतलब पोएटिक इन्फ्लुएंस की इतिहास में इन इंग्लिश में। सैमुअल जॉनसन ने क्या बोला उनको? एन एक्रीमोनियस मतलब क्रोधपूर्ण एंड श्योरली रिपब्लिकन, वो थोड़े जो मिल्टन थे वो थोड़े कैसे थे? थोड़े विद्रोही प्रवृत्ति के थे, मतलब जल्दी से बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे वो, इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे ट्रैक्ट भी लिखे इसी वजह से। तो सैमुअल जॉनसन ने उनको क्या बोला? एक एक्रीमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन इन लाइव्स ऑफ पोएट्स में जो उन्होंने लिखा था 1781 में। जो द रीजन मिल्टन रोट इन फैटर, जो मिल्टन ने लिखा है ना फैटर्स में,
व्हेन ही रोट ऑफ एंजल्स एंड गॉड, जब भी उन्होंने लिखा है मिल्टन ने किसके बारे में, एंजल्स के बारे में, गॉड के बारे में, एंड एट लिबर्टी और स्वतंत्रता के बारे में, व्हेन ऑफ डेविल्स के बारे में, मतलब राक्षसों के बारे में, हेल के बारे में, इज़ बिकॉज, इसका कारण ये है, ही वॉज ए ट्रू पोएट, क्योंकि वे ट्रू पोएट है, एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये लाइन पूरी इस तरह से है, और वो डेविल की तरफ थे बिना इस बात को जाने। विलियम ब्लेक ने ये स्टेटमेंट दिया है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जो उनका वर्क था। ये आ जाता है ना कि ये पहली बात विलियम ब्लेक ने किस वर्क में बोली है कि मिल्टन डेविल्स की पार्टी की तरफ थे बिना इस बात को जाने, तो आपको बताना है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में थे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अप्रिशिएट किया है पैराडाइज लॉस्ट को। ओके, एज ए पोएम विच विद रेस्पेक्ट टू डिज़ाइन में क्लेम द फर्स्ट प्लेस, एक तो उन्होंने इस बात को रेस्पेक्ट दिया है कि वो डिज़ाइन की गई है, और रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने क्या बोला है, परफॉर्मेंस को सेकंड नंबर पे रखा है अमंग द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड, किसके बीच में, जो ह्यूमन माइंड का प्रोडक्शन होता है ना उसके बीच में फर्स्ट प्लेस पे तो रखा है डिज़ाइन को, और परफॉर्मेंस को सेकंड में रखा है। ओके, सैमुअल जॉनसन ने बोला है लाइफ ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट में क्या बोला है, लिखा है मिल्टन के बारे में, इट अपियर्स इन ऑल हिज राइटिंग, ऐसा लगता है उनकी सारी राइटिंग में कि ही हैज़ द यूजुअल कॉमिटमेंट, वो क्या है, प्राय वो क्या है, सहगामी है, ऑफ ग्रेट एबिलिटीज़, महान योग्यताओं की, ए लॉफ्टी एंड स्टडी कॉन्फिडेंस, एक बहुत ही ज़्यादा क्या था, एक दृढ़ कॉन्फिडेंस था उनमें, परहैप्स नोट विदाउट सम कंटेम्प्ट ऑफ अदर्स, शायद इसीलिए बिना मतलब कंटेम्प्ट के दूसरों के, और स्केर्सली मुश्किल से ही शायद, स्केर्सली मतलब शायद ही कोई, मैन एवर रोट सो मच, इतना अच्छा मतलब उसने लिखा होगा, इतना कुछ लिखा होगा, एंड प्रेज सो फ्यू, और प्रशंसा बहुत कम मिली होगी, मतलब कम प्रशंसा पाई होगी। मिल्टन की एरोपेजेटिका को माना गया, मतलब उसको रखा गया फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट सुधार के रूप में टू द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको पता होगा एरोपेजेटिका मैंने आपको बताया था किस लिए लिखी थी उन्होंने, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता के लिए लिखी थी। ओके, और ड्राइडन ने उनको क्या बोला है, मिल्टन वाज द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि मिल्टन वाज द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, ये बात मिल्टन के लिए किसने बोली है, ये बात ड्राइडन ने बोली है। ओके, वर्ड्सवर्थ ने क्या बोला, द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड, जो सोनेट है मिल्टन के हाथ में वो क्या बन गए हैं, एक ट्रम्पेट बन गए हैं। ट्रम्पेट मतलब जैसे कोई वो होती है ना बजाने की तुहरी, उसकी तरह। जो मिल्टन की मास्क है वो इन्फ्लुएंस है बाय द मास्क ऑफ बेन जॉनसन के मास्क से, याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था कॉमस था उनका मास्क। अच्छा, मैथ्यू आर्नोल्ड ने उनको क्या कहा मिल्टन के स्टाइल को, ग्रैंड स्टाइल बोला। जो मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल है ये एक फेमस बुक है, मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल। अगर ये पूछी जाए कि किसने लिखी है तो याद रखेंगे ये लिखी है क्रिस्टोफर रिक ने। ओके, मिल्टन ने 24 सोनेट लिखे, 19 इन इंग्लिश एंड 5 इन लैटिन। याद रखेंगे कितने सोनेट लिखे मिल्टन ने, टोटल 24 सोनेट, 19 इंग्लिश में और 5 लैटिन में। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, इस तरह का एक वर्क लिखा हुआ है विलियम हेले के द्वारा। इन मिल्टन में देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट। मिल्टन में ना हमेशा हम क्या देखेंगे, वो ना लिखने के लिए कुछ प्रयास करते हैं। इन शेक्सपियर, लेकिन शेक्सपियर में स्केयरली एनी, हम शेक्सपियर में मुश्किल से ही हमें ऐसा लगता है। आपको पता होगा शेक्सपियर ने काफ़ी सारे वर्क मतलब काफ़ी वो जो वर्क लिखे हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं से रेफरेंस ले रखा है वर्क का, लेकिन मिल्टन ने क्या किया, जैसे पैराडाइज लॉस्ट लिखा तो खुद एक नया वर्क लिखा, उन्होंने खुद कुछ नया एफर्ट किया, नया कुछ एक्सपेरिमेंट किया। ये बात बोलिए हैज़लिट ने। इफ़ मिल्टन वाज ए प्यूरिटन, अगर मिल्टन एक प्यूरिटन था, ही वॉज ऑल्सो मोर देन ए प्यूरिटन, तो वो क्या था, एक प्यूरिटन से भी ज़्यादा उसको कहा जाएगा। ये बात बोली है हचिंसन ने। ओके, मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें मिल्टन से रिलेटेड कवर कर दी हैं इसमें, और बाकी क्वेश्चन तो मिल्टन से रिलेटेड आते हैं सीरीज़ में, तो आप वहाँ देखते रहना। ओके, थैंक यू।